सभागार में उपस्थित निटर परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं मंच पर प्रोफेसर निदेशक महोदय सीसी त्रिपाठी सर, मुख्य अतिथि हमारे विजय मनोहर तिवारी जी, मेजर निशांत सर, आप सब, रवि गुप्ता सर, आप सब मंच पर सादर आमंत्रित हैं। भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक मनाया जा रहा है, इसी के तारतम्य में जनजातीय वर्ष आरंभ हो रहा है, तो उसी के लिए हमने एक व्याख्यान रखा है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी का पौधे से स्वागत करें। थैंक यू सर। शॉल, निदेशक महोदय से एक बार पुनः अनुरोध है कि शॉल श्रीफल से हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। थैंक यू सर। हमारे मुख्य अतिथि जी श्री विजय मनोहर तिवारी जी का ब्रीफ देने के लिए मैं प्रोफेसर रवि गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय महोदय श्री विजय मनोहर तिवारी जी, आज के मुख्य अतिथि एवं विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप टीवी और प्रिंट मीडिया में 25 साल सक्रिय रहे। आपने 12 किताबें लिखी हैं। आप 2010 से 15 के बीच 5 साल तक लगातार 8 बार भारत की यात्राएं की हैं। आपने बांध में एक शहर के डूबने की दास्तान 2005 में लिखी है। इस पुस्तक का नाम है हरसूद 30 जून। आपने कोरोना काल की डायरी पिछले साल छपकर आई है और इसका नाम है उफ ये मौलाना। विदिशा ज़िले में ऐतिहासिक उदयपुर की 5 साल तक चली मासिक हेरिटेज वॉक पर केंद्रीय दस्तावेज़ बनाया है, प्रस्तुत किया है। उसका नाम है जगता हुआ कस्बा। भारत में इस्लाम के विस्तार पर एक पुस्तक श्रृंखला के 2 भाग गरुड़ प्रकाशन से प्रकाशित हो चुके हैं आपके। अखबारी दुनिया में पर हाल ही में उपन्यास छपकर आया है जिसका नाम है शाह रातों के चमकीले ख्वाब। शाह मीन्स डार्क, सो ब्राइट ड्रीम्स इन डार्क नाइट। सो आप बहुत सारे सम्मान एवं पुरस्कार से सम्मानित हैं। सो इसमें से कुछ हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, शरद ज्योति जोशी राष्ट्रीय सम्मान, मध्य प्रदेश गौरव सम्मान और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा 2 पुस्तकें सहित अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित बहुकला केंद्र भारत भवन के न्यासी ट्रस्टी हैं आप, और मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2018 से 2023 तक आप राज्य सूचना आयुक्त रहे हैं एमपी के। एंड माननीय महोदय तिवारी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बादल कभी भी सूरज को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते, इसलिए बादलों के बारे में शिकायत न करें, लेकिन सूरज का स्वागत
करना कभी ना भूलें। और इन्हीं की शब्दों के साथ मैं अब हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय मनोहर तिवारी जी, पूर्व सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश, उनका व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ मंच पर। सभी को नमस्कार। और आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ याद करने के लिए डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने कीमती समय में से आप लोग यहाँ जो अगला आधा घंटे मुझे सुनेंगे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज का विषय जो है, चूँकि कल अवकाश है 15 नवंबर, और जैसा कि भारत सरकार ने 2 साल पहले ये तय किया कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए, तो उस कड़ी में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनकी याद करने के लिए। 25 साल की उम्र में किसी के लिए क्या याद किया जाए। हम जब 25 साल की उम्र में होते हैं तो कहीं नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, पढ़ाई पूरी करके अपनी शोध या जो भी आगे जीवन में जाना है, और जीवन उस समय शुरू हो रहा होता है। 25 वर्ष की आयु में कुछ उपलब्धियां होती नहीं हैं सिवाय कागज़ के एक टुकड़े के, जिसे डिग्री कहते हैं। तो 25 साल की आयु बहुत आज की कसौटी पे देखें तो उपलब्धियों के नज़रिए से शून्य है। कुछ हासिल होता नहीं है उसमें, सिवाय पढ़ाई पूरी हो जाती है और आप कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं या कहीं अपने कैरियर के लिए कहीं प्रयास कर रहे होते हैं। जीवन शुरू होने को होता है उस समय। बिरसा मुंडा की कुल आयु जो है 25 वर्ष थी, और 125 साल के बाद अगर भारत की चेतना में वो धड़क रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या किया था 25 साल की आयु में, ऐसा क्या कर दिया था कि 125 साल के बाद का भारत उनको इतनी तन्मयता के साथ, इतने आदर और सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ उनको याद करता है, उनके जन्म को याद करता है। और वो किसी शहर में पैदा नहीं हुए थे, किसी बड़े राजघराने में या किसी संपन्न परिवार में पैदा नहीं हुए थे कि उनको कम से कम लॉन्च पैड ऐसा मिला हो कि वो 25 साल में कुछ ऊंची उड़ानें उन्होंने भर ली हों। ऐसा कोई लॉन्च पैड उनके पास नहीं था। वो बहुत ही एक विपन्न और पिछड़े हुए इलाके में, एक बहुत गरीब परिवार में, अशिक्षित परिवार में पैदा हुए थे। मैंने 2000 के दिसंबर में गुजरात की कुछ यात्राएं की थीं, लगातार 7-8 दिन उनके गांव में गया था मैं। और स्वाध्याय परिवार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्वाध्याय परिवार एक ऐसा आध्यात्मिक अभियान है जो पांडुरंग शास्त्री आठवले नाम के एक आध्यात्मिक पुरुष ने 1950-51 के साल में शुरू किया था, महाराष्ट्र के कुछ गांव से। 50 सालों में उन्होंने गांव के सोशियो इकोनॉमिक चेंज के लिए जो काम किया है, वो आज़ाद भारत की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, जो सुनकर या देखकर हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा अगर आप उसे देख लेंगे। तो गीता एक टेक्स्ट है, गीता एक प्रवचन है, एक उपदेश है जो किसी ने किसी को दिया है। उसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जिज्ञासाएं हैं, और उसके उत्तर दिए हैं भगवान कृष्ण ने। और वो क्लासरूम लेक्चर नहीं है, वो क्लासरूम के अंदर दिया गया एक उपदेश नहीं है। गीता जो है वो सीधा लेबोरेटरी के अंदर है, जहां आप प्रयोग में उतरने वाले हैं उसको सुनने के बाद। वो मैदान जंग में, वो युद्ध की भूमि में दिया गया एक उपदेश है। उस उपदेश को अगर कोई ज़मीन पर उतारना चाहे किसी मॉडल के रूप में, कि इसका कोई मॉडल हम कर्म का खड़ा करें, कर्म योग का, ज्ञान योग का खड़ा करें, तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा, साकार रूप में वो मॉडल कैसा दिखाई पड़ेगा, ये स्वतंत्र भारत में पहली बार पांडुरंग शास्त्री आठवले ने स्वाध्याय परिवार के माध्यम से महाराष्ट्र और गुजरात के लगभग 50,000 गांवों में खड़ा किया। 50,000 गांवों में। और 50-60 साल तक तो ये लोग प्रचार से भी दूर रहे कि हमको कोई एक लाइन की पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हम सिर्फ काम करेंगे। जब वो काम बोलेगा तो आप आएंगे देखने के लिए। तो मैं सन 2000 में दिसंबर के महीने में मैं उस काम को देखने के लिए, जो सुना मैंने कई बार था, कुछ गांव में आसपास इंदौर के ताका झांकी की थी, लेकिन गुजरात में गया मैं।
तो उन्होंने 10-12 ऐसे प्रयोग किए हैं गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए, लोगों के जीवन में एक बुनियादी बदलाव लाने के लिए। और उन प्रयोगों में उन्होंने लोगों को उतारा। पांडुरंग शास्त्री आठवले ने 1952 में महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास के गांवों में गीता पर प्रवचन शुरू किए थे, और धीरे धीरे फिर वो कुछ प्रयोगों में ढला और एक बड़े महान प्रयोग के रूप में हमारे सामने आया। तो मैं एक दो उदाहरण देता हूं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। जैसे उन्होंने एक योगेश्वर कृषि के नाम से एक प्रयोग किया, एक वृक्ष मंदिर के नाम से दूसरा प्रयोग किया, मत्स्य गंधा के नाम से उन्होंने तीसरा प्रयोग किया, और ऐसे उन्होंने 20 प्रयोग किए। ये इकोनॉमिकल मॉडल थे। कृषि के लिए उन्होंने जब योगेश्वर कृषि का प्रयोग शुरू किया तो वो गांव में 10-20 एकड़ जमीन को खरीदना, दान में कुछ नहीं लेना है, मुफ्त में कुछ नहीं लेना है, अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से कुछ करना है। तो उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। अब उस गांव में जो खेती होगी तो सबसे पहले वो भगवान योगेश्वर का खेत है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, योगेश्वर कृषि है वो। तो पूरा गांव आके सबसे पहले उसको जोतेगा, उसको बोएगा, उसकी सिंचाई करेगा, उसकी कटाई करेगा, उसमें से जो अनाज निकलेगा वो अनाज गांव की सामूहिक उपज है, वो गांव के हित में खर्च होने वाली पूंजी है। इसी तरह से जो वृक्ष मंदिर से पूंजी आएगी, जो निर्मल नीर से जो तालाब बनाए उससे जो धन आएगा, जो मत्स्य गंधा कोस्टल एरिया में उन्होंने मछली पकड़ने के जहाज खड़े किए। कॉन्सेप्ट ये था कि आप साल के 365 दिन अपने लिए काम करते हैं, महीने के 30 दिन आप अपने एक वेतन के लिए काम करते हैं या जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके लिए काम करते हैं, हफ्ते के 7 दिन आप अपने लिए ही काम करते हैं। हम एक सेल्फ सेंट्रिक सोसाइटी हैं, हम अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम करते हैं। दादाजी ये कहते हैं कि सूरज ये जो 365 दिन चमकता है, ये रोशनी देता है। बिजली का बिल आप हर महीने भरते हैं जो आप घर में बिजली जलाते हैं, लेकिन सूरज की तरफ से कभी कोई बिल नहीं आता। मानसून 4 महीने बरसता है, नगर निगम जो पानी आपको देता है उसका बिल आपको जमा करना पड़ता है, लेकिन मानसून आपको 4 महीने पूरी धरती को तर करता है, आपके साल भर पीने का इंतजाम करता है, लेकिन पानी का तो कोई बिल नहीं आता। तो हम कैसे लौटा सकते हैं प्रकृति को, सृष्टि को हम कैसे लौटा सकते हैं? तो 365 दिन आप अपने लिए काम करते हैं, कुछ दिन आप इस तरह के कामों में आइए और अपना टाइम, अपना टिकट और अपना टिफिन लेके आइए। कोई आपको टीएडीए नहीं मिलेगा। तो इनके प्रयोगों में उन्होंने अपनी एक पूरी एक फोर्स को धकेला। जो लोग इनसे जुड़े, तो कोई डॉक्टर, अहमदाबाद का कोई प्रसिद्ध सर्जन जिसके यहाँ 2 महीने की वेटिंग चलती है, वो आपको किसी दिन योगेश्वर कृषि में काम करता हुआ किसी गांव में मिलेगा। कोई लॉयर, बड़ौदा का कोई हाई कोर्ट का बड़ा प्रसिद्ध रिटायर्ड जज, वो आपको किसी वृक्ष मंदिर में पुजारी के रूप में किसी हफ्ते अपनी पत्नी के साथ वहाँ पानी देता हुआ पाया जाएगा। तो वो अपना टाइम, अपना टिकट, अपना टिफिन लेके आया है, वो अगले 8 दिन, 1 महीना उस काम में लगाएगा जिस काम से गांव के सामाजिक आर्थिक बदलाव के मॉडल खड़े किए गए हैं। मैं जिस कार्यक्रम में भड़ूच में गया था, जहां नर्मदा समुद्र में मिलती है, तो वो 10 से 12 लाख लोगों की ऑडियंस का कार्यक्रम था। मैंने प्रधानमंत्रियों की कई सभाएं कवर की हैं अपने पत्रकारीय जीवन में, और 2-2.5 लाख लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि बड़ी प्रचंड सभा हुई। इसके पहले तो पंडित नेहरू के समय ऐसी कोई भीड़ देखी गई थी। 2-2.5 लाख लोग, हम जानते हैं कि उसमें से बहुत सारी भीड़ जुटाई हुई होती है, जुटाई हुई भीड़ होती है। वो स्वतः प्रेरणा से आए हुए लोग कम होते हैं उसमें। लेकिन 12 लाख लोगों की ऑडियंस लगभग 1.5 किलोमीटर के समुद्र के तट पर पांडुरंग शास्त्री आठवले के 80वें जन्मदिन पर आई थी उनको सुनने के लिए, जिसमें मैं गया उनके 8-10 दिन उनके गांव में होता हुआ। तो एक उनका नारा है कि अपना टाइम, अपना टिकट और अपना टिफिन लेके आपको समाज के काम के लिए आना है, क्योंकि ईश्वर तो कोई आपको बिल देता नहीं है। आप उससे श्वास लेते हैं हवाओं में, आप पानी लेते हैं बारिश का, और 12 महीने आपको सूरज चमकता है दिन भर। कोई सूरज की रोशनी का बिल नहीं आता, कोई पानी का बिल नहीं आता, कोई हवाओं का आपको टैक्स नहीं लगता, लेकिन आप जिंदा रहते हैं और कभी नहीं सोचते कि इसकी एवज में भी हमें कुछ करना चाहिए, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। तो पांडुरंग शास्त्री आठवले ने कहा कि हमें झोपड़ी झोपड़ी तक जाना है। ये उनका दूसरा स्लोगन था, झोपड़ी झोपड़ी तक जाना है और खोपड़ी खोपड़ी तक जाना है। झोपड़ी तक जाने का मतलब यह है कि बाहर का बदलाव करना है, बाहर के जीवन में हम जो बदलाव ला सकते हैं दूसरों के, वो लाना है। और खोपड़ी खोपड़ी तक जाने से उनका आशय था कि माइंड सेट बदलने हैं, हमको अपने माइंड सेट भी बदलने हैं लोगों के।
और वो ये कर पाए अपने जीवन काल में। 50 वर्ष की उन्होंने प्रयास के बाद ऐसे लगभग 50,000 गांव बदले। श्याम बेनेगल ने जब एक खबर अखबार में ये पढ़ी कि 10 लाख लोग इनके कार्यक्रम में आए और जब वो गए तो शहर में कहीं कोई ट्रैफिक का इशू नहीं था, कोई कूड़ा कचरा कहीं फैला हुआ नहीं था और कोई पुलिस वाला तैनात नहीं था, कोई अधिकारी वहां लगे नहीं थे ट्रैफिक को ठीक करने में। वो सब उनकी एक सेल्फ डिपेंड सिस्टम उनका है और वो आते हैं और चले जाते हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। हमारे तो 5,000 लोग कहीं इकट्ठे हो जाएं तो शहर तबाह कर देते हैं। अगले दिन अखबारों में पता चलता है कि पूरी सड़कें जाम हो गई, ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया और कंट्रोल करने में पूरा प्रशासन अक्षम रहा। 4-5 हज़ार लोग कहीं प्रदर्शन करने आ जाएं तो 10 लाख लोगों की गैदरिंग हो और भारत जैसे देश में कहीं कोई एक तिनका भी कचरे का ना नजर आए, उसके बाद तो श्याम बेनेगल का ध्यान इस पे गया। उन्होंने स्वाध्याय परिवार के लोगों से ये आग्रह किया कि हम जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी करते हैं वो हमारे काम शहरों में नहीं है, गाँव में है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमें सूची भेजिए अपने गाँव की, हम तय करेंगे कहाँ जाना है। तो उन्होंने कुछ हज़ार गांव की गुजरात और महाराष्ट्र की एक सूची भेज दी। उन्होंने गुजरात के समुद्र तटीय एक गांव का चयन किया। उस गांव में वो जाकर देखा कि उन्होंने स्वाध्याय परिवार ने 50-60 सालों के प्रयास के बाद अपना टाइम, अपना टिकट, अपना टिफिन लेकर झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी को बदलने के इरादे से निकले समाज ने क्या करके दिखाया है। तो एक पिक्चर उन्होंने बनाई 80 के दशक में। ये पिक्चर अंतर्नाद के नाम से यूट्यूब पर है, इनर वॉइस। ये पूरे स्वाध्याय की कहानी कहती है और उसमें ओमपुरी, शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा, के रैना जैसे बड़े बड़े थिएटर के आर्टिस्ट इन्होंने उसी गांव में रह के काम किया है, इसी गांव में रह के काम किया है। वो हम सबको देखना चाहिए। अब मैं आता हूं अपनी मूल कहानी पर। तो बिरसा मुंडा के पास तो ना टिकट के पैसे थे, ना उनके पास में टाइम था, 25 साल की कुल उम्र थी, और ना उनके पास में भोजन के इंतजाम थे, टिफिन भी नहीं था। अपना टाइम भी नहीं था, अपना टिकट भी नहीं था, अपना टिफिन भी नहीं था। और वो झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी को बदलने के लिए निकला अपने जनजातीय समाज के बीच। वो रांची के पास से एक छोटे से गांव में 1875 की 15 नवंबर को वो पैदा हुए। और ये जनजातीय समाज का वो समय था जब क्रिश्चियन मिशनरीज का, हम सब जानते हैं, इसमें कोई अब दबा छिपा नहीं है कि मिशनरियों ने भारत में आकर क्या किया, उनके क्या इरादे थे, क्या वो करना चाहते थे और क्या करके गुजर गए वो, और कौन कौन सी हमारे सामने कैसी झंझटों की एक बड़ी विरासत छोड़कर गए हैं कन्वर्जन की। तो वो पूरी तरह से कन्वर्जन में लगे हुए थे। एक दूसरा था ब्रिटिश हुकूमत। तो उन्होंने उस समय जो रेवेन्यू का सिस्टम लागू किया था, 1882 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ने आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीन ली थी। उनको पहली बार अपनी ज़मीनों से, जहां वो हज़ारों वर्षों से भारत की ज्ञात 10,000 साल के इतिहास की यात्रा में 3 स्तरों पर समाज ने विकास किया है। नंबर 1, पहला चरण था उनका अरण्य का समाज, जो जनजातीय थे, जंगलों में रहते थे, हजारों वर्षों से रहते थे, जंगलों पर ही आश्रित थे। भारत की यात्रा में जो दूसरा तल है वो ग्राम्य समाज का है। फिर लोगों ने गांव बसाए, खेती बाड़ी शुरू की, गौपालन शुरू किया और इस तरह से एक अर्थव्यवस्था गांव की खड़ी हुई। और तीसरा है नागर समाज, अर्बन एरिया, शहर विकसित हुए, नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर विकसित हुए। आज उज्जैन, विदिशा और काशी जैसे शहरों के तो हजारों वर्ष के ज्ञात इतिहास हैं, 3-3 हजार साल के रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इनकी। तो तीसरा था नागर समाज, नगर, ग्राम और अरण्य। ये अरण्य के लोग थे जो वनों में रहते थे, हजारों वर्षों से रहते थे, जंगल इनके थे, जमीन इनकी थी, जंगल पर ही आश्रित थे और एक बड़ा साहचर्य का जीवन था आपस में। ना नगरों का ग्राम के साथ कोई संघर्ष था, न ग्राम का अरण्य के साथ में कोई टकराव था, ना इन तीनों में किसी प्रकार के विवाद थे। ये तीनों आपस में एक बहती हुई धाराएं थीं, जैसे एक नदी की 3 धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं। बिरसा मुंडा एक बहुत ही गरीब परिवार में, जहां खाने को चावल नहीं, पहनने को पर्याप्त कपड़े नहीं, और ऐसी गरीबी की हालत में भी रेवेन्यू सिस्टम ने उनको अपने गांव से अंग्रेजों के बेदखल किया। पहली बार जन समाज को ये पता चला, जनजातियों को, कि ये जहां हम हजारों वर्षों से हमारे पुरखों की जमीन पर हम रहते आए हैं, ये हमारी नहीं रही। तो ऐसी एक व्यवस्था में मिशनरी
घात लगा के बैठी हैं कि अगर आपको मिशनरी के स्कूल में आना है तो नाम परिवर्तन पहले करिए, बपतिस्मा आपका पहले होगा, ईसाई बनिए सबसे पहले। तो बिरसा के पिता, बिरसा के चाचा, बिरसा के परिवार के कई लोग पहले ही क्रिश्चियन हो चुके थे, और बिरसा ने जब आंखें अपने आसपास खोली तो उनको फ्रांसिस मुंडा, डेविड मुंडा ऐसे आसपास अपने कन्वर्टेड क्रिश्चियन नजर आने लगे। तो उनका वो टाइटल तो वही रहा, नाम बदल गया। जो ये उन्होंने देखा जब बिरसा को स्कूल में दाखिल किया गया मिशनरी के, तो उनको भी इसी संस्कार से होकर, इसी शर्त से होकर गुजरना पड़ा कि आपकी पढ़ाई आगे तब होगी जब आप पहले अपनी ये पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों का धर्म, अपने पुरखों की पहचान और अपना नाम बाहर फेंक दीजिए, और अब आज से आप जो हैं बिरसा डेविड हैं। तो ऐसे वो भर्ती हुए और लात मार के निकल गए थोड़े ही दिन में। कुल 25 साल की आयु में अब वो कर क्या रहे हैं ये देखने लायक है, जिसके लिए भारत 125 साल बाद उनको अपनी आत्मा में स्मरण कर रहा है। तो बिरसा ने अपनी किशोर अवस्था में आते आते ये देखा कि मेरे आसपास का समाज किन दुष्चक्रों में फंसा हुआ, लगभग मृत्यु के कगार पर, या तो वो आत्महत्या कर ले और या संघर्ष करे, दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, झुकने का रास्ता नहीं चुना, और वो अपनी मूल पहचान में लौटे, और वैष्णव धर्म ने उनको आकर्षित किया। अब आप सोचिए, एक 17-18 साल का बच्चा हमारे परिवारों में, इतना सुविधा संपन्न समाज और परिवारों में रहते हुए, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सारी उपलब्ध टेक्नोलॉजी दुनिया की उनके हाथों में है, वो 17-18 वर्ष की आयु में उनका बौद्धिक स्तर क्या है हमारे बच्चों का। और आप बिरसा का सोचिए कि वो बिल्कुल झारखंड के, जहाँ का नाम आज भी सुनते हुए हमें लगता है कि कोई पिछड़ा सा राज्य होगा, कोई बिहार से टूट के अलग हुआ है, एक पिछड़ा भाई और दूसरा पिछड़ा भाई और पिछड़ा। तो उस झारखंड में भी 150 साल पहले के झारखंड के किसी दूर दराज गांव में पैदा हुआ एक लड़का, जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, वो आसपास अपने चारों तरफ दमन देख रहा है, ब्रिटिश सरकार का दमन देख रहा है, मिशनरियों का अलग दुष्चक्र में फंसा हुआ है, और महाजनों ने जो एक ब्याज का एक चलाते थे लोकल अपने मुनाफे के लिए, हम जैसे आप जैसे लोग, वो कोई ब्रिटेन से नहीं आए थे, वो तो भारतीय ही थे, तो बचा खुचा हिस्सा वो भी हड़पने में, उनका खून चूसने में लगे हुए हैं। ऐसे 3 स्तर पर शोषण का शिकार एक समाज, और उससे निकला हुआ एक बच्चा जिसकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिसके पास कोई इंटरनेट नहीं है, कोई किताबें नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, उसके पास भोजनों के इंतजाम नहीं है, वो 2 टाइम के भात के लिए ईसाई बन सकते हैं, चावल कमाने के लिए वो ईसाई बन सकते हैं। ऐसा एक विपन्न, दासता के दमन से शिकार सदियों का एक समाज, और उसका लड़का 17-18 साल की उम्र में अपने समाज को कैसे झकझोरता है, ये बहुत ही अद्भुत स्टोरी है बिरसा की। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे घर के आंगनों में तुलसी लगाना बहुत जरूरी है। ये भारत की सनातन परंपरा का एक ऐसा प्रतीक है कि तुलसी का पौधा तो होना चाहिए हर घर में। तो वो ये शुरू करता है 17-18 साल की उम्र में। वो जगन्नाथ की यात्रा पर जाते हैं तो पीतांबर वस्त्र पहन के जाते हैं, और जब दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो 15 दिन का व्रत रखते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं अपनी टोली के साथ में एक जागरण यात्रा को लेकर, तो 15 दिन के व्रत के बाद वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जब पहुंचते हैं तो वो अपने किसी कैरियर की कोई कामना नहीं करते। हम में से हर एक जब कोई किसी मंदिर में जाता है तो वो अपने लिए ही कुछ मांगता है, अपने बच्चों के अलावा उसको, और शायद ही कोई पड़ोस की कोई पीड़ाजनक अगर कोई परिस्थिति में पड़ा हुआ कोई दूसरा परिवार होगा तो हम उसके लिए कम से कम मंदिर में देवता के सामने कुछ नहीं मांगेंगे। हमारी इबादत में सारी दुआएं हमारे लिए होंगी, हमारे लिए ही होंगी, हमारे बच्चों के लिए होंगी। बेटी है तो उसकी अच्छी शादी हो जाए, बेटा है तो उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, दोनों हो गई हैं तो बढ़िया एक अच्छा भविष्य गुजारें, हम अच्छे सुखी रहें, यही हमारी कामनाएं होती हैं। यही हम अपनी गठरियाँ देवताओं के गले से बांध के आते हैं जब जाते हैं तीर्थों में, मंदिरों में। इसके सिवा हमारा कोई दृष्टि नहीं होती। बिरसा मुंडा 18 वर्ष की आयु में जब जगन्नाथ के सामने पहुंचते हैं तो अपने समाज को शक्ति संपन्न बनाने की घोषणा करते हैं, कामना करते हैं कि मेरा समाज जो पड़ा हुआ है दमन के उसमें, दुष्चक्र में, जो है उसको लूटने में ही लगा हुआ है, हमारे पास 2 वक्त का भात खाने के लिए नहीं है, तो हमारे समाज को हे देवता शक्ति संपन्न बनाओ और मुझे उसमें निमित्त बनाओ। मैं केवल कामना उनके लिए करके अपने नौकरी के लिए नहीं निकल रहा हूं, मुझे उसका निमित्त बनाओ, मैं कुछ करूं ऐसा मुझे योग्य बनाओ।
तो वहाँ से वो लौटते हैं और अपने समाज में ये आह्वान करते हैं कि मांसाहार से मुक्त हो जाइए। इन जंगलों ने हमारे लिए बहुत सारी वनस्पतियाँ दी हैं खाने के लिए, तो हम किसी जीव हत्या में ना जाएं, ऐसा पाप हम ना करें, शाकाहार अपनाएं। तो सात्विक जीवन जीने के लिए वो अपने समाज को प्रेरित करते हैं। और वो हतप्रभ सा समाज ये सोचता है कि इसके अंदर ये कौन सी रोशनी जागृत हुई है जो ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनका जो विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह है, वो गांव गांव में, अब उनके पास तोप और बंदूकों के लिए कोई निवेशक नहीं थे कि कोई ऐसी शक्तियां उनको पैसा देती कि आप अंग्रेजों से लड़ने के लिए बंदूकें खरीदें और तोपें चलाएं। तो वो तलवार, भाले और धनुष बाण के लिए गांव गांव में प्रोडक्शन का काम शुरू करते हैं कि जब सशस्त्र संघर्ष की नौबत आए तो हम में से किसी का भी हाथ शस्त्रहीन ना हो, हमारे हाथ में कोई ना कोई शस्त्र होना चाहिए। तो वो गांव गांव में धनुष बाण और भाले और तलवार की उत्पादन पर एक 20 साल की आयु में ये शुरू करते हैं और एक समूह तैयार करते हैं। और अंग्रेज़ों के साथ उनका एक ज़बरदस्त संघर्ष शुरू होता है। और ब्रिटिश हुकूमत को पहली बार ये पता चलता है कि ऐसी जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसे दबे हुए लोग जो केवल 2 टाइम के भात के लिए मिशनरी में आकर और अपना क्रिश्चियन हो रहे हैं और अपना धर्म छोड़ रहे हैं बड़ी तादाद में, इनमें से कोई एक ऐसा खड़ा हो जाएगा एक लपट की तरह। तो एक बिरसा मुंडा वाकई एक लपट की तरह खड़े होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन 75 वर्षों में हम स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के नाम पे जितने नाम जानते हैं, अगर हम सूची बनाएं तो हम शायद 20-25 से आगे नहीं बढ़ेंगे। 50 लोगों की सूची बन जाए तो बहुत है। हमें बार बार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सिवा तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें नंबर पे आके थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर 20वें नंबर पे आके तो हमको लगेगा कि अब इसके आगे और कौन होंगे। 50 लोगों की भी सूची हम बना लें, अगर किसी दिन ये अभ्यास करें बैठकर कि भारत की आज़ादी की, जिसे 1857 की पहली लड़ाई कहा गया, 1947 में आके हमको आज़ादी मिली, इन 90 वर्षों के संग्राम में हम अपनी जरा पूरी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में 25-30 साल के कैरियर के बाद में यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोग हैं और एक सूची बनाएं कि हमारी फ्रीडम मूवमेंट में कितने लोगों ने किस किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है। तो 50 लोगों से ज़्यादा की सूची हम में से शायद ही कोई बना पाए। 100 के ऊपर चले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ये अभ्यास करना चाहिए। तो इन 70-75 वर्षों में हुआ क्या है कि हमको बिरसा मुंडा की याद इतनी देर से आई है। और बिरसा मुंडा जैसे बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट में जो होम हो गए लोग, बलिदान हो गए लोग, जिनकी स्मृतियां बहुत देर से हमें हुई हैं। क्यों हुई हैं? यह हमको 1947 से ही क्यों पता नहीं थी बिरसा की कहानी? या केवल झारखंड की विरासत है क्या बिरसा? क्या केवल झारखंड के मुंडा जनजाति के लोगों की है? वो ठीक है, वो कर लेंगे अपना एक लोकल कार्यक्रम कहीं रांची के आसपास किसी पहाड़ी पर, जहां उनका अंतिम संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के साथ में, और 25 साल की उम्र के पहले वो मर गया। क्यों नहीं है? हमारी स्मृतियों में इतने विलंब से क्यों आई हैं स्मृतियां? आज़ादी के बाद दुर्भाग्य ये हुआ कि जो पूरी आज़ादी की लड़ाई के क्रेडिट का महाटेंडर है, ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम खुल गया। ये बड़े कटु सत्य हैं, ये कटु सत्य हैं, और इनकी सच्चाइयाँ आप सब सामने आ चुकी हैं, दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है कि पूरी आज़ादी की जो लड़ाई का 100% क्रेडिट है वो एक खाते में चला गया, क्योंकि वो रूलिंग में थे और 60 साल तक वो रूलिंग में रहे। तो सारी सड़कें, सारे चौराहे, सारे संस्थान, सारी योजनाएं, सब पर तौलिया और रुमाल अगर टंगे तो वो नेहरू और गांधी के, सारी क्रेडिट उनके पास चली गई। तो बिरसा मुंडा तो आज़ादी की पूरे 90 वर्ष के संघर्ष में एक ऐसा मजदूर सा है जो कहीं रांची के पास कहीं तगारी ढो रहा था, आज़ादी की इमारत बन रही थी और एक कहीं मजदूरी कर रहा था। तो ठीक है, वहाँ लोकल लोग याद कर लेंगे। ऐसा है क्या इनका जीवन? तो बिरसा ने अंग्रेजों की फिर नींद हराम करना शुरू की। 300-400 उनके साथी थे कुल मिलाकर, 300-400 से ज़्यादा लोग नहीं थे, और वो उनके पास भाले और ये धनुष बाण से उन्होंने, उल गुलान के नाम से वो संघर्ष कहलाता है। उल गुलान ये शब्द है लोकल, जिसको विद्रोह का आशय समझिए, और अंग्रेज़ों के खिलाफ जनजातीय मुंडा जाति का संघर्ष शुरू होता है, जिसको उल गुलान के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया लोकल। और वो अंत में जाकर स्थानीय जनजातियों ने उनको अपना धरती आबा कहा। ये इतना सर्वोच्च सम्मान है, ये सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत सरकार किसी को भारत रत्न प्रदान करे, भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऐसा धरती आबा, हमारी धरती के परमेश्वर,
ऐसा उस बिरसा मुंडा को 25 वर्ष जिया है वो लड़का। और जनजातीय समाज ने, कृतज्ञ जनजातीय समाज ने उसके जो कंट्रीब्यूशन थे अपनी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को जगाने के लिए, सोसाइटी को अपने पुरखों और अपने पूर्वजों के धर्म के प्रति प्रेरित करने के लिए, उसकी जागृति के लिए, धर्मांतरण के विरुद्ध कि किसी कीमत पर हमको अपनी जड़ों से नहीं उखड़ना है। क्योंकि जैसे ही आप धर्मांतरण करते हैं तो पहली शर्त धर्मांतरण की क्या है? अपना नाम बदलिए, अपनी बल्दियत बदलिए, अपनी बल्दियत बदलिए। बल्दियत कभी नहीं बदली जाती है। पिता का नाम तो मेरे पिता का नाम ही रहेगा भाई, मैं किसी भी धारा में चला जाऊं, लेकिन अपने पूरे पुरखों की पहचान से मुक्त हो जाइए। आपका इतिहास अब आपका इतिहास नहीं रहा, अब आप किसी दूसरी धारा में जुड़ जाइए। अब आपको गौरव उधर करना है, इधर नहीं करना है। आपका इस देश के साथ कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, अतीत से आप टूट जाइए। तो धर्मांतरण का जो सबसे बड़ा अभिशाप है वो ये है कि वो आपको अपने अतीत से तोड़ देता है, आपको अपनी जड़ों से उखाड़ देता है, आपको अधर झूल में डाल देता है, अधर झूल में डाल देता है। आज पाकिस्तान की क्राइसिस क्या है? पाकिस्तान के सारे दानिशमंद युवा, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूं, मैं इस्लाम का एक छोटा मोटा विद्यार्थी हूं, वो एक ही बहस चल रही है पिछले कई सालों से वहां पर, हम कौन हैं और हमारी पहचान क्या है। एक ही बहस चल रही है वहां के सारे कॉन्क्लेव में, सारे बौद्धिक विमर्श में, सारे लिटरेचर फेस्टिवल में, कराची से लेकर लाहौर तक, फैसलाबाद से लेकर इस्लामाबाद तक, जितने कॉन्क्लेव वहां लगातार दानिशमंदों की महफिलें हो रही हैं, साहित्य की, विमर्श की, एक ही सवाल तैर रहा है कि हम हैं कौन? हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम हैं कौन? आए कहां से हैं हम? हमारे मूल क्या हैं? हमारे पूर्वज कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? पहचान के संकट से गुजर रहा एक मुल्क है जिसने इस्लाम के नाम पे खुद भारत से अलग किया। आज अभी मैं आज की बात कर रहा हूं, आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और इस समय लाहौर या कराची में कोई बौद्धिक विमर्श के लिए कुछ लोग बैठे होंगे, उसके बैनर पे यही लिखा होगा, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। तो धर्मांतरण का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि वो आपको आपकी पहचान सबसे पहले छीन लेता है। ये बिरसा मुंडा की समझ में 18 साल की उम्र में आया और वो धर्मांतरण के खिलाफ खड़े हुए, और खड़े ही नहीं हुए, जो धर्मांतरित हो चुके थे उनके जनजातीय बंधु, उनके प्रति बहुत कठोर रवैया था बिरसा का, जो खुद बिरसा डेविड हो चुके थे। तो वापस उन्होंने रिवर्स हुए, अपनी भारत की सनातन परंपराओं से जुड़े और अपने जनजातीय समाज को नैतिक बल पे खड़ा किया। उन्होंने नैतिक बल जो उन्होंने अपनी जड़ों से लिया, अपनी परंपराओं से लिया, और उस सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार किया कि हम मरने के लिए नहीं हैं, हम ऐसी बेमौत मरने के लिए नहीं है। हमारा धर्म इतना सस्ता नहीं है कि कोई 2 वक्त का चावल फेंके और हमसे कहे कि ईसाई हो जाओ। और वो समाज खड़ा हुआ, वो लीडर बने। तो मसला ये नहीं कि हल कौन करे, मसला ये कि पहल कौन करे। बिरसा के समाज में वो पहल एक किशोर अवस्था में बिरसा ने शुरू की, और अंग्रेजों ने जब बहुत परेशान हो गए उनसे, और उस इलाके में मतलब मिशनरियों के तालेबंदी की नौबत आ गई, और रेवेन्यू सिस्टम जो उन्होंने खड़ा किया था जमींदारी प्रथा का, और उसमें जंगल से इन आदिवासियों को उजाड़ना शुरू किया कि आपके गांव अब आपके नहीं रहे, उसके खिलाफ जब बिरसा खड़े हुए तो 500 रुपए का इनाम इनके सिर पे घोषित किया। अब आप सोचिए, ये 1900 के पहले की बात है, सन 1900 के पहले की बात है। आज से 125 साल पहले 500 रुपए की एक बड़ी अहमियत थी, जब 2 रुपए ही कुछ महीने की तनख्वाह के होते थे अच्छे कामगार के। तब 500 रुपए की रकम एक बड़ा इनाम थी। सन 1900 में इनका अंतिम संघर्ष हुआ है। अंतिम संघर्ष रांची के पास एक पहाड़ी पर अंग्रेजों ने इनको घेरा, जैसा कि हर जगह हुआ है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे संघर्ष के स्मारक हैं जहां अंग्रेजों ने उस 1857 की लड़ाई के बाद उन्होंने घेर घेर के मारा जब स्थानीय लोगों को। आप मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, यहाँ धार एक जिला है, उस धार जिले में एक छोटा सा गाँव है अमझेरा। अमझेरा एक बहुत पुराना गांव है। 700 साल पहले इब्न बतूता की डायरी में 2.5 पेज अमझेरा पे लिखे हुए। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, उसके जो एक राजा थे राणा बख्तावर सिंह, छोटे से राजा थे, छोटी सी रियासत थी, 2500 गांव की एक छोटी सी रियासत थी। वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। अंग्रेजों ने इंदौर, हम सब गए होंगे, इंदौर में जो मेडिकल कॉलेज कैंपस है उसमें एक पेड़ है, उस पेड़ से राणा बख्तावर को लटकाया था। उनका स्मारक बलिदान का उस मेडिकल कॉलेज इंदौर में है। वो 2-3 बार तो फांसी का फंदा टूटा था, वो 7 फीट हाइट के राणा बख्तावर, लेकिन वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी छोटी सी एक जनजातीय लोगों की सेना बना के लड़े। राजा भभूत सिंह होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा के जंगलों में उनके स्मारक खोए हुए,
जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जनजातियों को नेतृत्व देके उन्होंने खड़ा किया था। तो पूरे देश में ये चल रहा था। 1857 की लड़ाई को जो भी उसके परिणाम रहे हों, लेकिन आग पूरे भारत में कहीं बुझी नहीं थी। धुआं निकलता ही रहा, चिंगारियां सुलगती ही रहीं, शोले भड़कते ही रहे थे कोने कोने में। ये 2 उदाहरण मैंने आपको मध्य प्रदेश के दिए। तो बिरसा ने उस संघर्ष को 1900 तक जारी रखा। जब वो 22, 23, 24, 25 वर्ष के होने को आए, जनवरी सन 1900 में अंतिम जो लड़ाई हुई है रांची के पास एक पहाड़ी पर, उसमें 400 लोग, स्टेट्समैन की एक 25 जनवरी 1900 की रिपोर्ट है जो बताती है कि 400 जनजातीय लोग जो है वो उस अंग्रेज़ों की गोलाबारी में मारे गए। लेकिन बिरसा पकड़ में नहीं आया। बिरसा पकड़ में नहीं आया। बिरसा पकड़ में कैसे आया अंग्रेज़ों के जनवरी में सन 1900 में? तो हमारे एक समाज की बड़ी एक बुराई, सनातन बुराई है, वो जितना पुराना देश है उतनी ही पुरानी ये बुराई है, और आज भी इस बुराई से मुक्त नहीं है कि सबसे ज़्यादा धोखेबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाले, चंद सिक्कों के लालच के लिए किसी भी हद तक समझौते करने वाले हमारे ही बीच में विराजमान रहे, हमारे आसपास रहे, हमारे परिवारों में रहे, हमारे पड़ोस में रहे। तो इसी जनजाति बिरसा के ही परिवार के किसी समाज के व्यक्ति ने उस 500 रुपए के लालच में, जो उस समय के अगर आज की करेंसी में सोचेंगे तो वो कुछ लाखों में होगी। अब जहाँ खाने के लाले पड़े हो वहाँ कुछ लाख रुपए का एक लालच हो तो कोई किसी भी हद तक जाएगा। हमारे बीच में चले जाएंगे लोग, बड़े आराम से चले जाएंगे, और बढ़िया रात को नींद आएगी उनको कभी बुरे सपने नहीं आएंगे, उनकी पीढ़ियाँ राज करेंगी। तो बिरसा को उन्हीं की जनजाति के किसी व्यक्ति ने अंग्रेजों को ये सूचना दी कि बिरसा कहाँ है जंगलों में, उसके ठिकाने कहाँ हैं, कहाँ से वो तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, अगली क्या प्लानिंग है उनकी। आपका ये युद्ध तो बर्बाद हो गया, 400 लोग शहीद हुए, लेकिन बर्बाद हो गया आपका, ये कोई परिणाम नहीं निकला। वो आगे आके बहुत बड़े प्लानिंग में है बिरसा, आपकी नींद हराम कर देगा, वो उखाड़ देगा आपको यहाँ से। झारखंड में नामो निशान नहीं बचेगा, ना मिशनरियों का ना ब्रिटिश का। तो वो वहाँ है, वो पकड़े गए जनवरी सन 1900 में, वो पकड़े गए। और फिर उनका जेल में ही उनका एक रहस्यमय परिस्थितियों में, ऐसा कहते हैं कि उनको विष दिया गया था। मुकदमा कोई बन नहीं पाया उन पर। जितने लोग पकड़े गए थे, इंडियन पीनल कोड की सारी धाराओं में उन पर कोई केस डिज़ाइन ही नहीं हो पाया। उसके पहले ही बिरसा की मौत जेल के अंदर हुई। और लेकिन 25 वर्ष की आयु के होने तक बिरसा मुंडा ने अपने एक दमित और लगभग निराश हो चुके और आत्महत्या की कगार तक निराश हो चुकी कि अब उसको दमन ही होना है उसका। वो पढ़ने जाएगा तो कन्वर्ट होगा, उसको खाने को चाहिए तो ईसाई धर्म स्वीकार करना है, उसको अंग्रेजों के रेवेन्यू सिस्टम में जीना है तो जड़ों से उखाड़ा जाएगा, लावारिस जीवन जिएगा। और इस हद तक एक मरने की कगार पर छोड़ दिए गए समाज को वो व्यक्ति ऐसा जगा कर गया कि 125 साल के बाद स्वतंत्र भारत की सत्ता और समाज उसको स्मरण करने के लिए अगर मजबूर हुआ है कि हम एक दिन उसका थोड़ा सा स्मरण करें कि उसने किया क्या था। तो 25 वर्ष की आयु आज के समय में हम देखें तो हमारे बच्चों के कैरियर के शुरू करने की आयु होती है। उनसे पूछा जाए कि, या उनके बारे में कुछ लिखा जाए कि मेरे बेटे ने ये डिग्री ली है, इसके बारे में मैं ज़रा 500 शब्द लिखूं, तो पढ़ाई लिखाई का लिख देंगे कि उसने 10 टॉप किया था, फिर ग्रेजुएशन में फला जगह सिलेक्शन हो गया था, उसने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और अब ये इस डिग्री के साथ में ये तैयार है। बस यहाँ चैप्टर क्लोज होता है। उसका परिवार के लिए क्या योगदान है, उसका समाज के लिए क्या योगदान है, उसका देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, 0। 25 वर्ष की आयु में जाहिर है कुछ अवसर ही नहीं है। अभी तो पढ़ाई पूरी करने में पूरे 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के निकल गए हैं, अगर ब्रह्मचर्य साधा हो तो। लेकिन उस आयु में एक व्यक्ति इस देश की चेतना में कुछ ऐसा धड़का के चला गया कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। उसने अपने समाज को एक नैतिक बल दिया। अगर वो केवल सशस्त्र संघर्ष ही कर रहे होते और ये सनातन से जोड़कर उन्होंने अपने समाज को सात्विक जीवन जीने का नैतिक बल ना दिया होता तो बिरसा का कंट्रीब्यूशन आधा हो जाता। स्वतंत्रता सेनानी वो रहते तब भी, लेकिन उसने अपने समाज को सही रास्ते पर, सनातन के रास्ते पर अपने नैतिक बल के साथ जीने की जो तालीम दी, जिसकी खुद की कोई तालीम नहीं थी, डिग्री नहीं थी,
शिक्षा और उपाधि में फ़र्क है, एजुकेशन और डिग्री में फ़र्क है। एजुकेशन डिग्री की मोहताज नहीं है। तो बिरसा का जो योगदान है वो उनकी आयु के आपको पैरामीटर पे देखना पड़ेगा कि वो 50 वर्ष के होते और कुछ कर जाते तो ठीक है, उनके पास समय था। जैसा कि मैंने स्वाध्याय परिवार की कहानी से कहा कि ना उनके पास अपना टाइम था, ना टिकट था, ना टिफिन था, कुछ नहीं था। और वो झोपड़ी को भी बदल डाला उन्होंने, और खोपड़ी को भी काफ़ी हद तक बदल डाला। कम से कम हम अपने शत्रुओं को पहचान तो पाए, कम से कम जनजातीय समाज ये पहचान तो पाया कि ये मिशनरियां आपकी हितैषी नहीं है, ये धर्म का सौदा कर रही हैं आपके 2 रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए। इसके लिए वो जागृत कर पाए। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जो एक 1857 में युद्ध शुरू हुआ, जिसकी परिणति 1947 में भारत के टुकड़े 2-3 टुकड़े होने के साथ में आज़ादी के जो परिणति हुई उस संघर्ष की, उसमें एक बड़ी मशाल बिरसा मुंडा की है। बिरसा मुंडा केवल मुंडा जनजाति का जो झारखंड में पाई जाती है उसका पुरखा नहीं है, वो मेरा पुरखा भी है। मेरे अंदर उसका लहू है। अगर उसने कोई विचार के रूप में एक चेतना जगाई है और वो मेरे भीतर कहीं मुझे उद्वेलित करती है, तो मैं उसका वंशज हूँ और मुझे इस पर गर्व है कि मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूँ जहाँ मेरे पुरखे बिरसा मुंडा जैसे रहे हैं। इसलिए वहाँ के लोगों ने उनको धरती आबा कहा, एक स्थानीय शब्द अपनी भाषा का। मेरी धरती के परमेश्वर हैं ये। किसी को मिलता है ऐसा सम्मान आसानी से कि कोई अपनी धरती का परमेश्वर घोषित हो जाए? सत्ता में आने के बाद तो आप कुछ भी किसी को बना दीजिए, कोई भी पुरस्कार दे दीजिए, जिसको देना है दे दीजिए, कि जिसको ना देंगे उनको 70 साल बाद मिल जाएंगे, फिर कोई और आके बैठेगा, उनका मूल्यांकन करेगा। आज़ादी के अमृत काल में भारत का जो सबसे बड़ा काम मेरी दृष्टि में मैं देखता हूँ इस बदले हुए परिवेश में, वो है कि हमने अपने विस्मृत नायकों को याद किया है। ये जो नींव के पत्थर पड़े हुए थे, जिनको कोई नाम लेवा नहीं था, या इनका नाम सुनना है तो झारखंड जाइए, रांची में बैठिए, फिर बिरसा को याद करिए, और कोई मुंडा अगर बगल में बैठा होगा तो कहेगा वो मेरे ही जनजाति के थे। वो आपको जयपुर, भोपाल या चेन्नई में कोई बहुत एक लाइन में उनका परिचय नहीं दे पाएगा। लेकिन आज अगर बिरसा मुंडा के परिचय में भारत जा रहा है तो वो कुछ ऐसा करके गए हैं जो हमें निरंतर स्मरण होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां केवल व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होती हैं, ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती हैं, और यही इनका सबसे बड़ा योगदान है। ये हमेशा लोगों को कुछ प्रेरित करती हैं, कुछ रास्तों की तरफ एक रोशनी दिखाती हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां हों तो हमें क्या करना, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या जड़ें हैं, हमारी मूल पहचान क्या है। अपनी मूल पहचान से जो जोड़ सके, उससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उस संघर्ष को भी भूल जाइए आप अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब ना अंग्रेज हैं, ना उनकी तोपें हैं, ना उनकी बंदूकें हैं, उसको भी भूल जाइए। लेकिन बिरसा ने अपने जनजाति को अपनी भारत की सनातन की जड़ों से जोड़कर एक सात्विक जीवन जीने की जो प्रेरणा उस अंधेरे काल में दी है, ये सबसे बड़ी रोशनी है, और इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं इससे आगे क्या कहूँ, मेरे ख्याल से इतना परिचय काफ़ी है। और अगर इसमें कोई एक नई बात हमें पता चली है तो हमें उसके बारे में थोड़ा और सर्च करना चाहिए कि हम 2 बातें और उसके बारे में जान सकें कि वो आखिर आदमी था क्या, 25 साल की आयु में चला गया और आज उसको पूरा भारत स्मरण कर रहा है। तो यही स्मरण उनके प्रति हम सबकी, समाज की और हम सबकी निजी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। और ऐसे हज़ारों लोग हैं, ऐसे मध्य प्रदेश में अनेक लोग हैं। मैंने राजा भभूत सिंह का जिक्र किया, मैंने राणा बख्तावर सिंह का जिक्र किया। ये राज परिवार के लोग थे जो फांसियों पर टांग दिए गए, उसी 1857 के बाद के साइड इफ़ेक्ट। तो ये आज का मैं कथन यहाँ समाप्त करता हूँ और अपनी ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर आपने मुझे बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज हमें अंदर तक सबको झकझोर कर रख दिया कि भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें कि हम उनके संघर्षों के बारे में, इतनी कम उम्र में उन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में कितना बड़ा योगदान दिया है। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय देशक महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर हमें अपने कुछ आशीर्वचन दें।
जनजातीय समुदाय के योगदान के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में और बहुत ही थोड़े समय के नोटिस में हमारे निमंत्रण पर आए विजय मनोहर तिवारी जी को मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने इतने थोड़े से छोटे से व्याख्यान में जो हृदय स्पर्शी विवरण आपने जो बिरसा मुंडा जी के विषय में हम सबके मानस के पटल पे अंकित किया है, वो निश्चित ही कभी भी ना भूलने वाला होगा। अपनी ज़मीन से जुड़े रहना, अपने संस्कारों से ना केवल अपने बल्कि अपने समाज के लोगों को भी जोड़ के रखना, और वो भी एक 25 साल के उम्र के बालक के लिए। आज का बालक हम जब देखते हैं, अपने भाषण में तिवारी जी कह रहे थे, आज का बालक तो बहुत विकसित बालक है, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, उसको वो सारे संसाधन उसके परिवार के और समाज के माध्यम से मिलता है। लेकिन आज के 100 साल पहले जहाँ दूर दूर तक कोई संचार के साधन नहीं थे, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहाँ पे जिसको हम आज भी बहुत ही पिछड़ा राज्य के दर्जों में मानते हैं। पहाड़ों पे जहाँ पे वैसे भी संसाधनों का बहुत अभाव होता है, ऐसी जगह से पैदा हुआ एक बालक एक इतना सामर्थ्य रखता है अपने मानसिक शक्ति में से कि पूरा समाज को बदलने की, और उन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, उनके खिलाफ सबको खड़ा करने की। ये निश्चित ही बहुत ही साहसी और देश को उनके साहस को, उनके नाम को याद करने का दिन है। हम सभी आभारी हैं तिवारी जी के कि आपने हमें उनके जो दिखाए हुए रास्ते थे उससे हम सबको रूबरू किया आपने, और निश्चित ही हम सब के लिए ये बहुत बड़ी याददाश्त का दिन भी है, सम्मान का दिन भी है। हम संस्थान की तरफ से माननीय तिवारी जी के हाथों अपने संस्थान में जनजातीय समुदाय के अच्छे काम करने वाले कुछ एक लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं। श्री आर के दीक्षित जी और श्री ए.के. जैन साहब, एक्स डीन, और तीसरा प्रेजेंट डीन एकेडमिक रिसर्च डॉक्टर प्रोफेसर संजय अग्रवाल। इन 3 लोगों ने सर्वसम्मति से इस संस्थान में 25 साल से करीब 20-22 साल से ऊपर से उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 3 व्यक्तियों का नाम प्रशंसित किया है, हमको प्रेषित किया है। चूँकि मैं नाम मांग रहा था, वो उसका कारण यही था कि इन्होंने अपने लेवल पर मीटिंग मेरे कहने के बाद बैठ के चर्चा करके फाइनल किया है। उनमें सबसे पहला नाम है भान सिंह ध्रुवे जी का। आप एडमिन से हैं और पिछले करीब 25 साल से इस संस्थान को सेवा दे रहे हैं। उनके उत्कृष्ट काम के लिए संस्थान जो है उनको सम्मानित करना चाहता है, और वो जबलपुर में गए हुए हैं। उनके बिहाफ पे सम्मान को हमारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर निशीत जी रिसीव करेंगे। दूसरा नाम इस श्रेणी में पुरुषोत्तम धापोलकर जी को दिया जाता है। पुरुषोत्तम जी अकाउंट्स ब्रांच में काम करते हैं।
अच्छा, अगर बुला हाँ, वो आज भी अपने काम के साथ और अपनी ड्यूटी के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे यहाँ संस्थान में ऑडिट पार्टी आई हुई है, तो उनके साथ वो काम पे लगे हुए हैं। आप लोगों का प्रशस्ति पत्र जो है हम जल्दी में नहीं बना सके। बिरसा मुंडा स्मृति प्रशस्ति पत्र के नाम से आप लोगों को ऑफिस आपको हैंड ओवर कर देगा। पुरुषोत्तम जी आ गए हैं। पुरुषोत्तम जी को मुख्य अतिथि के हाथ से पुरुषोत्तम जी को उत्कृष्ट काम करने के लिए अकाउंट्स में पिछले 20 साल से ऊपर से काम करना है, इसके लिए सम्मान दिया जा रहा है। बिरसा मुंडा स्मृति सम्मान से हम सभी उनको सम्मानित कर रहे हैं। जी, अब मैं पुरोहित जी को बुलाना चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहते थे सर? अग्रवाल जी, अच्छा आइए। सर आइए। हमें पता नहीं था आज इस कार्यक्रम के बारे में, लेकिन हमारे निदेशक महोदय ने जो सोचा और इस अवसर पर हमें आज सम्मान किया, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो मुख्य वक्ता श्री विजय मनोहर तिवारी जी ने जो बिरसा मुंडा जी के बारे में बताया और आप सबने सुना, उन्होंने उनको आज जीवंत कर दिया। उनके स्वाध्यायी परिवार के बारे में जो आपने शुरुआत में जो चर्चा किया था, थोड़ी बहुत मैं भी स्वाध्यायी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। बीच में एक शब्द आपने यूज़ किया है, भात। वही भात खा के हम भी बड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ शब्दों को मैं सुना था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो वो उस टाइम की जो परिस्थिति थी, जो बिरसा मुंडा जी का जो हमने सुना है वो अलग थी, और आज का जो परिदृश्य है बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोगों के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा कोई अलग से जो सम्मान किया गया वो बात अलग है, बट मैं बताना चाहूँगा कि जो समाज की बात की गई है, ये माना जाता था कि ये जंगलों में रहा करते थे, रूरल एरिया में। तो जो जर्नी है वो गांव से, हमारा हिंदुस्तान तो पूरा गांव रहा है, अभी भी गांव के नाम से ही हम जानते हैं, बट गांव से शहर की जो जर्नी होती है वो थोड़ा बहुत हमने भी महसूस किया है। लेकिन आज गवर्नमेंट सपोर्ट और लोगों में अब जागरूकता आई है, चेतना आई है, और उस हिसाब से वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समाज में वो फील भी कर रहे हैं कि हम सब एक हैं। बाकी जो उस टाइम की स्थिति थी और आज से, जब मैं भी बैठे बैठे मैं जब सोच रहा था कि आज से 30 साल पहले की बात, तो मैं ही नहीं, उसमें सभी समाज के लोग थे। जो गांव से शहर की जो जर्नी होती है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो आप शहर में रहते हैं और गांव में रहते हैं। तो आज पता नहीं मेरे अंदर वो चीज़ याद आ गई, तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस गांव को मैं बिलोंग करता हूँ, मैं अभी भी, आज तो ठीक है वहाँ बिजली वगैरह आ गई है, उस ज़माने में कुछ भी नहीं था। और मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, जब 6th 7th 8th मैं जिस स्कूल में पढ़ा, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। एवरीडे 3 साल तक मैं पैदल गया और पैदल आया। बीच में एक नदी है और उस नदी में 12 महीने पानी भरा रहता है, और उस नदी को क्रॉस करने के लिए वो जो लकड़ी के नाव होते हैं, उस नाव से हम लोग
आते थे डेली उसी नाव से जाना और उस नाव से आना। तो ये 3 साल की जर्नी जो पैदल 10 किलोमीटर जाना और पैदल 10 किलोमीटर आना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन हमने किया। तो वो जर्नी है उस गांव की। और कभी कभी वो नाव वाला नहीं होता था तो आप लोग हंसेंगे हम लोग खुद चलाते थे। कभी ये भी होता था कि जब घर से हम स्कूल जा रहे हैं और नाव उस साइड होता था, तो आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे गए उस साइड, और हम जाते थे, तैर कर जाते थे, कपड़े को सिर में बांध लेते थे, काफ़ी पुस्तक को कपड़े में फिक्स करके एक तौली अलग से लेके चलना पड़ता था। तो मैं बैठे बैठे वो दिन याद कर लिया। तो फिर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है और बाकी कुछ नहीं है। रूरल एरिया से गांव से शहर में आने में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, अदरवाइज सब समान है, सब चीज़ें फैसिलिटी अब सबको इक्वल मिल रही है। क्या कहें, बस फिर से एक बार सर आपको धन्यवाद। एक नई परंपरा की शुरुआत किया, तो एक प्लान नहीं था। और हमारे आज के जो वक्ता हैं, रियली सर आपने बहुत अच्छा जीवंत कर दिया आज बिरसा मुंडा जी को। आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वाल्की सर। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आभार एवं ज्ञापन के लिए प्रोफेसर पुरोहित सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। विजय मनोहर तिवारी सर के बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े और लगातार सर के एडिटोरियल में आर्टिकल्स बहुत सारे आते रहे हैं। सर को पढ़ा तो बहुत था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सुनने का सौभाग्य तिवारी सर को शायद हमें आज मिला। सर ने इस पूरे व्याख्यान बहुत कम समय का था, लेकिन इसमें जिन चीज़ों पर फोकस किया, स्वाध्याय परिवार का स्ट्रगल से सर ने शुरू किया कि अपना सामान, अपना टिफ़िन, अपना टिकट लेके आए, और उनके एक आह्वान पर लाखों लोग जब जमा हो जाते थे कि किस तरह से ना ट्रैफिक जाम होता था, तो हमारा सिस्टम क्या था, हमारी प्राचीन परंपराएं क्या थीं। एक और सर ने बात की बहुत अच्छे, जिन्होंने कि झोपड़ी झोपड़ी जाना है और खोपड़ी खोपड़ी जाना है। एक अद्भुत व्याख्यान आज हम लोगों ने बिरसा मुंडा जी के बारे में सुना। एक बार मैं कहीं बाहर था, जब लौट के भोपाल आ रहा था, तो उस दिन बहुत सारी भीड़ थी भोपाल की सड़कों पे। तो किसी ने बताया कि आज कोई जयंती थी। सच में सर मुझे लगा उस दिन कि शायद इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए इस तरह की रैली और किसी पर्टिकुलर को, लेकिन आज जब आपका उनका योगदान हम लोगों ने जाना बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो सच में लगा कि बहुत देर से शायद हम लोग जागे, और पिछले कुछ वर्षों में ये अनुभव हम लोगों ने भी किया है कि हमारा देश अपनी जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है। और यदि आप अपनी जड़ों को छोड़ते हैं और अपने मूल को छोड़ते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहते। सर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सर ने इस बारे में दिया। एक और चीज़ सर ने जो बोली, और शायद हम सबके लिए चुनौती होगा, कि यदि आप अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट बनाने बैठें, तो शायद हम 10-20 से ज़्यादा पे नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अभी मैं हमारे निदेशक महोदय के साथ पोर्ट ब्लेयर में था, और मैं कई बार जा चुका हूँ। तो सर हम लोग सेल्युलर जेल जब गए, वीर सावरकर जी के कैबिन को हम लोगों ने देखा कि एक बहुत छोटे से सेल के अंदर, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किस तरह से टॉर्चर किया गया। और उनकी एक लिस्ट छोटी सी हमें कहीं दिखी, करीब 150 की लिस्ट थी वहाँ पर, जो सच में बेनाम हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मैंने निदेशक महोदय को देखा कि बिल्कुल उस सेल के बाहर खड़े होके जो उनका पूरी बॉडी लैंग्वेज थी, और जिस तरह से उन्होंने साष्टांग प्रणाम उन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया। सर हम लोग वहाँ से लौटे, और उसके बाद एक आर्टिकल मैंने लिखा उस सेल के बारे में कि हर ईंट है साक्षी और हर दीवार पे है किस्से, जो एडिटोरियल में कई देश के प्रमुख समाचार पत्रों में भी गया। दूसरा एक और चीज़ हम लोगों ने इस संस्थान में जो की थी, और आज सर की तरफ से मैं घोषणा करना चाह रहा हूँ। सर अभी भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की जब बात हुई, हमने मिलेट पे एक फिल्म बनाई जो देश में 25 लाख लोगों तक पहुंची। और आज माननीय निदेशक महोदय के बिहाफ पर मैं जस्ट बैठे बैठे मेरे सर से बात हो रही थी। मैंने कहा सर आज इतना प्रेरणादायक ये व्याख्यान है
कि मुझे लग रहा है कि बिरसा मुंडा जी के कंट्रीब्यूशन पे हम एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं। सर ने कहा हम बिल्कुल बनाएंगे। तो मैं ये घोषणा भी करता हूँ सर के बिहाफ पर, और सर उस डॉक्यूमेंट्री को पूरे देश में ले जाने की जिम्मेदारी का काम मेरा रहेगा। चूँकि मेरे संस्थान में सर डीन कॉर्पोरेट इंटरनेशनल रिलेशन और पीआरओ का चार्ज भी मेरे पास है। हम लोगों ने मिलेट्स की फिल्म को ऐसे ही लेके हम लोग गए सर, जिसको भोपाल एयरपोर्ट और देश के कई एयरपोर्ट पे कई महीनों तक वो टेलीकास्ट हुई। तो आज के व्याख्यान के मुख्य अतिथि, जिनके बारे में पढ़ा बहुत, मैंने सर को पढ़ा बहुत था लेकिन सुना आज, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय निदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले कुछ वर्षों में हमने इस तरह से लोगों को सुना, इस तरह के व्याख्यान सुने, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कुछ श्रृंखलाएँ हमारे यहाँ इस तरह से आयोजित की जा रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया। हमारे पार्टिसिपेंट्स भी अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की जय, माता की एक बस छोटा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। आज सीपीएससी की प्रोग्राम के सिलसिले में 6:30 बजे कल्चरल इवनिंग इसी ऑडिटोरियम में आयोजित है। आप सभी अपने परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं।